चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट स्टूडेंट यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए हर तरफ से कलेक्ट करके करंट अफेयर का सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं बिहार को फोकस करूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जून महीने का करंट अफेयर, कौन सा महीना है? जून महीने का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला करंट अफेयर है बिहार से संबंधित सारा करंट अफेयर आ रहा है अभी। अक्षय बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, अक्षय बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए, ये जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वह 23 जून को दिया गया है। कब दिया गया है? 23 जून को, 23 जून को। ठीक है, 23 जून को दिया गया है। अक्षय आनंद सन्नी को दिया, किसको दिया गया? अक्षय आनंद सन्नी को। किस भाषा के लिए दिया गया है? मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में ये लिखे हैं ओल कतरा झोल कतरा। किसके लिए दिया गया है? ओल कतरा झोल कतरा। ये जो ओल कतरा झोल कतरा इनका जो लेख है वो 2017 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, उसके लिए इनको मिला है अक्षय बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मिता कुमारी। यहां हमने हेडिंग बनाई स्मिता कुमारी। देखिए, अगर चाहते तो वन लाइनर भी बना के दे देते आप लोगों को कि स्मिता कुमारी ने क्या किया है, लेकिन हम क्या किया है ना कि इसको ऐसा बनाए हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, घुमा के, चूंकि बीपीएससी का आता है पूछना, तो कहीं से पूछे तो आपको उससे बाहर ना जाए। तो ये 21 जून को आपको पता है कि योगा दिवस मनाया गया। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था वो क्या था? वसुधैव कुटुंब के लिए, कुटुंबकम के लिए योग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अच्छा द्रौपदी मुर्मू जो है वो सर्वोच्च कमांडर होती हैं तीनों सेनाओं की। ठीक है ना, तो एक मिनट जाइए। चलिए, योगा दिवस में, चूंकि ये और ये दोनों एक ही है, योगा दिवस संबंधित है, तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए योगा दिवस के रूप में मनाया गया। अब स्मिता कुमारी क्या की हैं? इनकी आयु 29 वर्ष है। ये एक रिकॉर्ड बनाई है और वो रिकॉर्ड ये है कि 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड तक लगातार समकोणासन योग होता है। समकोणासन योग का मतलब क्या होता है कि सर नीचे रहेगा, उसके बाद से कमर से बेंड हो जाएंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, इसको स्प्लिट होल्डिंग भी कहा जाता है। अब ये जो स्मिता कुमारी वो क्या है? तो इस समय अदानी ग्रुप में है, अदानी ग्रुप में योग इंस्ट्रक्टर हैं और जो ये समकोणासन 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड का बनाई है उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कहाँ की है? ये नालंदा जिले की है। ठीक है ना, नालंदा जिले की है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि 21 जून को योग दिवस मना दिया गया। अब 22 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। अब ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गायत्री कुमारी को। ये गायत्री कुमारी क्या है? एएनएम है, एएनएम है, बिहार की शेखपुरा की है। ठीक है, इनको दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है? इनको क्यों दिया गया? उसका कारण ये है कि जो गायत्री कुमारी हैं, यह जो कोविड-19 का महामारी चल रहा था, कोविड-19 का महामारी चल रहा था, तो उसमें घर घर जा करके, चूंकि एएनएम थी ना, तो उस समय मान लो कहीं की डिलीवरी है, कुछ है, तो ये जा करके लोगों को जागरूक कर रही थी कोरोना के बारे में और साथ ही साथ पुरुष नसबंदी अभियान को चलाने में, मतलब ये बहुत ही अच्छा योगदान दी है पुरुष नसबंदी जो अभियान है। ठीक है ना, तो इनको दिया गया है। अब क्वेश्चन इनसे क्या क्या बन सकता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो बिहार के शेखपुरा की एएनएम है गायत्री कुमारी। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कब दिया गया? 22 जून को, नोट कर लीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि विराट रामायण मंदिर। देखिए ये लिख के दे रहे हैं, ये चलिए हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा इस बार, इसलिए कि यूपीएससी का मतलब देखते देखते एग्जाम क्लियर हो जा रहा है ना कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है, क्लियर है। देखिए विराट रामायण मंदिर बन रहा है, कहां बन रहा है? ये चंपारण में बन रहा है, चंपारण के कैथवलिया में। आप देखे होंगे कि कैथवलिया में मठ है और कैथवलिया के मठ के जो पुजारी होते हैं वो जितने मठ हैं बिहार में उसके हेड होते हैं। ठीक है ना, अब ये जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, और प्लस विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी इसी में स्थापित हो रहा है। क्लियर है ना, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर और प्लस विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित हो रहा है। अब इसमें सहस्त्र लिंगम भी बनाया जा रहा है। अच्छा, सहस्त्र लिंगम जब शब्द आया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सहस्त्र लिंगम जो है वो क्या होता है।
और किस चीज से बनता है? तो सहस्त्रलिंगम जो है वह ग्रेनाइट पत्थर से बनता है। किससे बनाता है? ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर। चलिए यहाँ पे अच्छा, चलिए यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से, ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बना होता है, ठीक है ना। अब इसका प्रारंभ हुआ 20 जून से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। महावीर मंदिर न्यास बोर्ड इसका मतलब बनवा रहा है इसको। महावीर मंदिर न्यास बोर्ड ये पटना में ही है, बिहार में। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 200 टन का ये मतलब शिवलिंग स्थापित होगा जो बनेगा। 33 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी और 33 फीट ही इसकी गोलाई रहेगी। जो शिवलिंग की बात हो रही है, ठीक है। 2025 सावन तक बन के तैयार हो जाएगा विराट रामायण मंदिर। कहाँ है? चंपारण कैथवलिया। क्वेश्चन बनने की 100% संभावना। अगर ये एग्जाम में आएगा, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा जब एग्जाम दे लीजिएगा तब कि हाँ सर आप बोले थे और आ गया एग्जाम में हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा दिखाई दे रहे होंगे, रवि सिन्हा। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ के हैं? रवि सिन्हा भोजपुर के हैं। तो सर इनको क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमको? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये रॉ के प्रमुख बने हैं। रॉ RAW फुल फॉर्म पूछा सकता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, ठीक है ना। खुफिया विभाग होती है रॉ ही, हमारा इंटरनेशनल खुफिया विभाग काम करती है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन मैन के नाम से भी इनको मशहूर है। ये मतलब पूछ दे कि ऑपरेशन मैन के नाम से कौन मशहूर है? रवि सिन्हा। पूछने की संभावना इसमें क्या क्या बन रही है, क्योंकि बिहार के निवासी हैं, रॉ के प्रमुख है। रॉ एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे देश की, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जितना छांट के लाए हैं ना, ये समझ लिए कि हम पूरा मक्खन छांट के लाए हैं, क्रीम एकदम पूरा, ठीक है। पढ़िए आप लोग, बस पढ़ते रहिए। तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, क्लियर है। कब दिया गया? 17 जून को। 17 जून को दिया गया, यहां नोट कर लीजिए, 17 जून को, 17 जून को दिया गया, ठीक है। स्टार्ट 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, आपको पता ही होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि राज्य, जितने राज्य हैं उसमें बिहार को तृतीय स्थान मिला है। बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तृतीय स्थान मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जिला किसको घोषित किया गया है? तो गंजम जिला। गंजम जिला कहां पे है? उड़ीसा में है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश को प्रथम मिला है। मध्य प्रदेश को प्रथम मिला है, बिहार को तृतीय मिला है। जल जीवन, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये जल जीवन हरियाली योजना जो स्टार्ट किया गया था उसी क्रम में इसको दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए और बिहार से क्या इंपॉर्टेंट है? बिहार से ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार बरौनी में NTPC लगी हुई है, नेशनल थर्मल ये पावर कारपोरेशन, उसको सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। मतलब इंडस्ट्री जितने हैं वो जल जीवन हरियाली के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रथम मिला है NTPC बरौनी को। यह 11 विभिन्न श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया इस दिन। कहां पे सम्मानित किया गया? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। ये भी याद रखिएगा, क्यों? इसलिए कि जब भी पूछता है तो हम लोग या तो प्रधानमंत्री को मारते हैं या तो राष्ट्रपति को मारते हैं, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का नाम लिया है, इसलिए यही क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कह रहा है कि राजस्थान को जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में राजस्थान को 28-10 से हराया है। कौन हराया है? बिहार हराया है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं भाई, नहीं तो हम क्यों पढ़ाते आपको? बिहार का न्यूज है, आपको पढ़ा रहे हैं, बिहार का एग्जाम है। अब कहां पे हुआ था? तो पुणे में हुआ था, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में। बस आपको याद रखें, जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता हुआ था, उसमें बिहार चैंपियन बना है राजस्थान को हरा करके, ठीक है। चलिए देखिए, खेल में भी आप बिहार को याद रखिएगा अगर वो चैंपियन बनता है। क्यों? इसलिए कि बिहार में खेल प्रतियोगिता बहुत पिछड़ चुकी थी, अब 2-4 सालों से बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ ये पूछेगा। करंट अफेयर का एक रूल होता है कि जब भी आप पढ़िए, आप देखिए कि हरियाली संबंधित है, ये महिलाओं संबंधित है, कोई योजना है, इन सब चीजों को आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एशियन सैम्ब्रो प्रतियोगिता। एशियन सैम्ब्रो प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? तो देखिए ये जून में हुआ था, कजाकिस्तान अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है सर? इसलिए कि बिहार ने 4 पदक लाया है। ये मत याद रखिए कौन कौन, लेकिन चलिए देख लीजिए। भोरिका सिंह यादव रजत पदक लाई हैं, पूनम यादव कांस्य लाई हैं, अभिलाषा कुमारी कांस्य लाई हैं। बस याद रखिए एशियन सैब्रो प्रतियोगिता में बिहार 4 पदक लाया है। कहाँ हुआ? कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ था, ठीक है। नहीं देखिए, अब राहुल कुमार का नाम हमने लिखा है, राहुल कुमार। तो क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये नेशनल यूथ बॉक्सिंग में
सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। नेशनल यूथ पूरा भारत में जो बॉक्सिंग हुआ है उसमें राहुल कुमार क्या लाए हैं, सीनियर सिल्वर मेडल लाए हैं। और ये कहाँ हुआ था, जो नेशनल यूथ बॉक्सिंग हुआ था गंगटोक में। कमेंट बॉक्स में बताइए गंगटोक किसकी राजधानी है, गंगटोक किसकी राजधानी है। चलिए, अच्छा एक चीज और है, क्यों राहुल कुमार को पढ़ रहे हैं सिल्वर पे। यह पहला अवसर है जब कोई बिहारी बॉक्सिंग में पदक लाया, मतलब बॉक्सिंग में बिहारी आगे नहीं है भाई, ठीक है। खैनी खाने में हम लोग बहुत आगे हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत कुछ में आगे हैं। अरे अभी लिटरेसी रेट उठाइए, मतलब शिक्षा वाला, उसमें नीचे से प्रथम पे हैं, ठीक है। FIR दर्ज में हम लोग प्रथम में हैं, बहुत कुछ में आगे हैं। चलिए अब देखिए, भगवान हरिहर नाथ। भगवान हरिहर नाथ को क्यों हम लिख रहे हैं, इसलिए कि नवादा जिले में इनकी एक भगवान हरिहर नाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। तालाब की खुदाई हो रही थी, वहीं मिली है, 9वीं 10वीं सदी की है। भगवान हरिहर नाथ की जो मूर्ति है वो कब की है, 9वीं 10वीं सदी की है। तो याद रखिएगा कि किसकी मूर्ति मिली है, भगवान हरिहर नाथ की मिली है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुषाण कालीन मूर्ति एक और मिली है भाई, खुदाई हुई है। तो कुषाण कालीन मूर्ति, कमेंट बॉक्स में बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते हो, बड़ी गंदी आदत है। जब क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है तो आप मतलब उसको रिप्लाई करो भाई, तो हमको भी पता लगा तुम कितने सिंसियरिटी से देख रहे हो। तो बस देख लिया, कई तो है स्क्रीनशॉट ले लेके भागेंगे यहाँ से। ठीक है, तो भाई स्क्रीनशॉट लेते ही रह जाओगे। ईमानदारी से पढ़ो मेहनत करके, नहीं तो कुछ काम आने वाला नहीं है। इस समय वो जमाना गया जब हलवा पे नौकरी मिल जाती थी, अब तो पसीने पे नौकरी मिलेगी, ठीक है। चलो, तो कुषाण कालीन एक मूर्ति मिली है, कहाँ पे मिली है, बिहार के लखीसराय में। अच्छा ये कहाँ मिला है, नवादा में। ये कहाँ मिला है, लखीसराय में, ठीक है ना। ये एक क्यूल नदी है, आप पढ़े हो बिहार की नदी में क्यूल नदी पढ़ाया गया होगा। उसी में रामपुर बालू घाट से बालू निकाला जा रहा था, मजदूर क्या कर रहे थे, बालू निकाल रहे थे। तो वहीं पर अष्ट धातु की मूर्ति मिली है, अष्ट धातु की, और ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। 2000, इसका मतलब अब आप लोग बता सकते हो कुषाण वंश कब आया था, संस्थापक कौन है। बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्या है, साल भंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है, जो कुषाण कालीन मूर्ति मिली है अष्ट धातु की, साल भंजिका मोक्ष। आप कहोगे सर ये तो नाम ही नहीं सुना है भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, साल भंजिका मोक्ष देवी मंदिर। क्लियर है बाबू, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे हम लिखे हैं सोना चौधरी। सर फिर आपने एक नाम लिख दिया, अरे भाई लिखे इसलिए हैं कि कुछ जरूरी होगा। चलिए पढ़ते हैं, सोना चौधरी क्या है, लोक गायिका है, लोक गायिका है। ये कहाँ की रहने वाली है, दरभंगा की रहने वाली है। अभी इसमें देखिए बिहार रत्न से सम्मानित की गई है, तो आप याद नहीं करोगे, करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको 2022 में संगीत रत्न ही मिला था। इस समय क्या मिला है बाबू, बिहार रत्न मिला है। 2022 में क्या मिला था, संगीत रत्न। और क्या मिला था, सूर मधुकर सम्मान भी मिला था। आप याद रखिएगा, सोना चौधरी जो कि लोक गायिका है, दरभंगा की रहने वाली है, बिहार रत्न से सम्मानित की गई हैं। भारत रत्न हो या बिहार रत्न, जब भी मिल जाए आप याद कर जाओ भाई, याद करोगे तभी आगे चल के आपको भी भारत रत्न या बिहार रत्न मिलेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये क्या है, तो देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये हुआ कि कहा जा रहा है ना कि बिहार को हम क्या करेंगे, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में निर्माण किया जाएगा। इससे जगहों को चिन्हित किया जाएगा कि कहाँ पे किसका मतलब उत्पादन बढ़िया हो सकता है और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं पे हम देख रहे हैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वहां जाए कहें कि नहीं आप लोग बैडमिंटन में मेहनत कीजिए, तो ये नहीं, ये कह रहा है ना कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, जहां पे जिस चीज की एक्सीलेंसी होगी उसी को बढ़ावा देंगे। तो ये क्या किया जा रहा है, बिहार में इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, वैशाली में पान के उत्पादन पे बल दिया जाएगा, बांका में शहद के उत्पादन पे, दरभंगा में मखाना के उत्पादन पे, और किशनगंज में चाय पत्ती के उत्पादन पे जोर दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जो हम बोलते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो नोट कर जाइए, हालांकि जितना लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एक दो ऐसा है जो ऐसे बता दिए हैं कि भाई उसको मतलब याद रहे, अगर पूछ दे तो ये समझ लो ना कि करंट अफेयर आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ लेंगे, लेकिन करंट अफेयर बहुत मुश्किल है। वो भी छांट छांट के जितना दे रहे हैं ना, आप देखिएगा और मिलाइएगा कि बाकी लोग कैसे दे रहे हैं और हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। अच्छा पूरे भारत के विधायकों को बुलाया गया था सर, कितने विधायक होंगे, 4000 से ऊपर हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन किया गया, कहाँ किया गया भाई, तो मुंबई में आयोजित किया गया, इसे विधायकों को बुलाया गया। सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश के जो सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया है। कितने विधायकों को, 75 विधायकों को, सर्वश्रेष्ठ हैं ये लोग। उसमें
मतलब बिहार के हैं डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस के सदस्य हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक बने हैं ये, ठीक है ना। 75 विधायक को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया, उसमें बिहार के डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस से विधायक हैं, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए कि शकील अहमद किस विधानसभा के विधायक हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ मुंबई में, उसकी अध्यक्षता मतलब अध्यक्ष कौन बने, तो बिहार के जो इस समय अध्यक्ष हैं विधानसभा के, और बिहारी चौधरी जी, वो अध्यक्ष बने थे उस समय, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। चलिए ये था बिहार का स्पेशल करंट अफेयर। अब हम लोग देखेंगे किसका, राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय देखने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय में पहला देख रहे हैं कि बलिदान स्तंभ बन रहा है भाई, बलिदान स्तंभ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब बलिदान स्तंभ बन रहा है, कहाँ बन रहा है बलिदान स्तंभ भाई, कहाँ बनेगा, जहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, श्रीनगर में शहीद स्मारक के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे डेवलप किया गया सर, प्रताप पार्क में, प्रताप मतलब महाराणा प्रताप, जी हाँ महाराणा प्रताप के नाम पे प्रताप पार्क है वहां पे श्रीनगर में, वहीं पे शहीद स्मारक बलिदान स्तंभ उसका नाम है, एक बनाया जा रहा है। कौन सर इसको मतलब न्यू इसका कौन रखा, तो अमित शाह, बाप रे अमित शाह गृह मंत्री, तब तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करके ही जाना होगा, ठीक है। नहीं तो अमित शाह कहेंगे कि भाई बीपीएससी हमारा नाम से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया, बीपीएससी जवाब क्या देगा, ठीक है। चलिए कौन उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है, राज्यपाल पूछेगा उपराज्यपाल पूछेगा तो मनोज सिन्हा को पूछ सकता है, ठीक है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। देखो श्रीनगर में ना बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया जा रहा है, इतना तेज से कि भाई पीओके वाले जो मुस्लिम लोग हैं उनको खुद एहसास हो कि भाई उधर के जो मतलब कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम है कितने सुखी हैं, कितने बढ़िया से हैं, हम भी भारत में ही मिल जाएं और खुद हमको अटैक ना करना पड़े। पीओके वाले आके कहें कि भाई मोदी जी हमको बुला लीजिए, हम भी भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा संविधान में संशोधन, अनुच्छेद में संशोधन करेंगे। कमेंट में बताइए कि अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत मतलब उसको शामिल किया जाएगा, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, NMML, PMMML, ये क्या है भाई, ये है कि अभी करंट अफेयर बता दे रहे हैं कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम था NMML, मतलब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी बन गया। चलिए अब क्या हुआ सर, तो इसको चेंज कर दिया नरेंद्र मोदी। क्यों चेंज किए भाई, ये कह रहे हैं कि एक वही प्रधानमंत्री थोड़ी बने हैं, बहुत लोग प्रधानमंत्री बने हैं, तो केवल उनका नाम क्यों रखा जाएगा, सबका नाम रखा जाए। तो फिर कमेटी बोली कि भाई सबका नाम कैसे लिख सकते हो, इतने लोगों का नाम रख दें तो बच्चे तो याद करेगा तो परेशान हो जाएंगे। तो ये बोले कि ठीक है, तो किसी का नहीं रहेगा, सुने हो ना खेलेंगे ना खेलेंगे खेलवा बिगाड़ेंगे, तो नाम उनका हटाकर क्या रख दिया, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, तो PMMML, PMML नाम दे दिया गया, ठीक है ना। कहां पे ये 3 मूर्ति स्टेट के भीतर बना है, क्लियर है, दिल्ली में है, दिल्ली में, क्लियर है। चलिए तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो PMML है मतलब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसके 4 घटक हैं प्रमुख। क्या क्या इसमें है, स्मारक संग्रहालय है, मतलब सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में उसमें लिखा जाएगा, पुस्तकालय है, समकालीन अध्ययन केंद्र है, ठीक है ना, नेहरू तारामंडल इसी में है। चलो भाई अभी शुक्र है कि नेहरू तारामंडल का नाम हटा के PM तारामंडल नहीं बोले हैं, वो बहुत है अभी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट दे रहा है कखोवका बांध, ये कहां पे है भाई, ये कहां पे है, तो ये यूक्रेन में। सर यूक्रेन वाला करंट अफेयर आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं भाई, ये इतना करंट अफेयर हम याद कर रहे हैं, खुद परेशान है, आप उसी में पता नहीं क्या क्या ला के दे देते हैं, मन कर रहा है छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम क्यों देते भाई। अभी रूस और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो क्या हुआ है, रूस का ही बनवाया ये बांध था, नीपर नदी पे बांध बनवाया था बेचारा, बहुत बड़ा जल विद्युत संयंत्र वहां पे लगा है, विशाल जलाशय भी है। अब यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने उसी पे बम मार दिया है और ये क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। अब क्या याद रखना है बाबू, नीपर नदी पे बना है यूक्रेन में, अंतरराष्ट्रीय न्यूज आ गया आपके पास। कब बना था, 1956 में बना था, 30 मीटर ऊंचा था, 3.2 किलोमीटर लंबा था और 2155 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। चलिए क्या था, इस पे बांध है ना, जलाशय बनेगा, जल विद्युत संयंत्र लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल
NIRF रैंकिंग, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। इसमें जितने हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट हैं उन सबकी रैंकिंग बताई जाती है। तो कौन पहला स्थान पर है सर? पहला स्थान जानने से पहले ये जान लो कौन जारी करता है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 से लगातार जारी किया जा रहा है। अच्छा, भाजपा की सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद से जारी किया जा रहा है। हाँ, अब याद रहेगा 2015 में, एक ही साल बाद 14 में आए होंगे तो जारी नहीं किए होंगे, 2015 से स्टार्ट कर दिए। इससे क्या होता है? इससे फायदा ये होता है ना कि जितने इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा बनी होती रहती है कि हम आगे निकल जाएं। तो समग्र रैंकिंग में प्रथम IIT मद्रास को दिया गया है, लगातार 5वें वर्ष ये आया है पहले स्थान पे समग्र रैंकिंग में, सब कुछ मिला करके। और अगर देखा जाए अलग अलग में तो प्रबंधन में सबसे पहले कौन है? IIM अहमदाबाद, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद वाला। तो ये अहमदाबाद वाला कम पूछेगा, चांस है किसका? IIT मद्रास का लगातार 5वीं वर्ष समग्र रैंकिंग, मतलब होल में सबसे आगे है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, बीपीएससी का हर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्लियर है सर? दिखाई दे रहा है ना भाई? कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई डाउट वगैरह नहीं है ना? रुक जाओ, अंधेरा नहीं है भाई, अंधेरा नहीं होगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब ये होता है ना, कहा जाता है कि किसी भी देश में महिला और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है उसमें कौन देश किस स्थान पे है? तो देखिए भारत 127वां स्थान पे, 2022 में था 135वां, इसका मतलब सुधार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, देखो घुमाने के लिए पूछ सकता है, आप याद करके जाओगे 127वां, कह देगा कि कितने रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो ये भी याद रखिए 35वां से 37वां पे आया है, 35वां से 27वां पे आया है। सर इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? आइसलैंड। अच्छा सर भेदभाव नहीं किया था होगा वहां पे, अब तो गए नहीं है, लेकिन इंडेक्स के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाता होगा, तभी तो है। दूसरे स्थान पे कौन है सर? दूसरे स्थान पे नॉर्वे है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? नॉर्वे है। अच्छा, पाकिस्तान को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ही हमसे पीछे है, सभी हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं। बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि सभी देश हमसे आगे। अच्छा, समझ नहीं आता है कि हम लोग इतना उदारवादी तो हैं महिलाओं को लेकर के, पता नहीं क्यों ये कर देता है कुछ, कि सब आगे हो गए हम पीछे हो गए। पाकिस्तान सोचिए, बांग्लादेश में इतना कैसे आगे हो सकता है भाई? हो सकता है, उन लोगों का मानक अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये जानिए कि बांग्लादेश भी आगे है, चीन भी आगे। अच्छा, चीन का नोट कर लीजिएगा अभी आप, पेन चलिए उठा ही लेते हैं। 107वें पे है चीन, किस पे है? 107 पे, 107 रैंक पे चाइना है, चाइना, ठीक है ना। बांग्लादेश पड़ोसी है बेचारा, नेपाल भी हमसे अच्छा है। चलिए कोई बात, चलिए वैश्विक दासता सूचकांक 2023, भाई दास बनाने की जो मतलब परंपरा है ना, विश्व में है, विश्व में दास जितना ज्यादा रहे हैं, ये मतलब जानते हो क्या है? इंसान के दिमाग में ये पहले से फीड है, और ये हमारा इतिहास हमारे मतलब अंदर ये गुण पैदा कर दिया कि दास रखना चाहिए। लेकिन हम लोग के अंदर होता है ना कि तनासा बने, तनासा छोड़ो, तुम डीएम बनना चाहते हो, अधिकतर लोगों को पूछोगे ना डीएम क्यों बनना चाहते हो, तो अधिकतर होता है कि हमारा मान सम्मान हो, हमसे लोग झुके। तो झुकाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो मतलब राजा वाली तो होती है ना, कि हमारे पास बहुत ज्यादा दास रहे। आप देखोगे मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा के देखोगे तो सब लोग दास रख रहे थे, लेकिन अंतिम आया फिरोज शाह तुगलक, तो उसके इतिहास के बारे में लिखा जाता है कि सबसे अधिक दास रखा, 1,80,000 दास उसके पास थे, सबसे ज्यादा दास थे। दास का मतलब क्या? फ्री में काम लेना, खिलाओ पिलाओ कपड़ा दो और फ्री में काम लो। तो सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के पास रहे। अब वो ये सोचा कि अभी तक के सबसे अधिक रख लिए, आगे हमसे कोई आएगा और अधिक रखेगा, और सबको पता था भाई कि ये मानवता का शोषण हो रहा है, तो उसने क्या किया? दास प्रथा का ही अंत कर दिया, अब कोई दास नहीं रखेगा, और एक विभाग बनाया था दास बंदगान। क्लियर है? चलिए, वही वैश्विक दासता सूचकांक अब जारी हुआ है, क्या क्या है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो द वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा 160 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये वैश्विक दासता सूचकांक कह रहा है ना कि 50 मिलियन लोग अभी गुलामी के दौर में जी रहे हैं। कितना? 50 मिलियन, अरे बाप रे, इतना ज्यादा! 50 मिलियन का मतलब तो सर 5 करोड़ हो गया ना। बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होता है, ठीक है। इतने ज्यादा लोग गुलामी के दौर में है। दास्ता में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक भारत में प्रथम पे है, दूसरा चीन पे है, उसके बाद उत्तर कोरिया है, उसके बाद पाकिस्तान है। अच्छा सर, इसमें भी प्रथम में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है, तो दास्ता में कौन रहेगा? हमारे पास ही रहेगा। अच्छा, जो दास्ता बात किया जा रहा है ना, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि नौकर बना के रखना, ऐसा नहीं होता है। जैसे मेंटली रूप से किसी को दास बना कर रख रहे हो ना,
वो भी दास्ता होता है। जैसे मान लो कि तुम किसी माध्यम से किसी को इमोशनली ही दास बना लिए, ऐसा नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर अपना काम छोड़ के बेचारा तुम्हारा काम कर रहा है, वो भी दास ही तो हुआ ना। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे भारत प्रथम स्थान पे है, तो भारत में वेले लोग हैं ज्यादा, तो प्रथम स्थान पे तो रहेगा ही। अरे आपको पता होगा ना कि उसमें कोई भी ये जो कंपनी है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, भारत पे डिपेंडेंट है लोग। रील वाले तो मतलब कहो ही नहीं, सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो भारत में देखने वालों की संख्या, बनाने वालों की तो बात ही हटाओ। अब आ जाओ, ये कह रहा है ना कि सबसे ज्यादा लोग दास्ता में रहने वाले संख्या में भारत प्रथम पे है। उच्चतम प्रसार वाला देश, प्रसार का मतलब कि तेजी से फैल रहा है। जैसे भारत मान लो पहले भी पहले पे होता होगा और आज भी है, पहले तेजी से फैल कहाँ रहा है? उत्तर कोरिया में, तो भाई तो वो तो रहेगा ही। इरिट्रिया में, सऊदी में, तो सऊदी में रखिएगा, उत्तर कोरिया में तो सब लोग जानता है उत्तर कोरिया में फैल रहा है। ठीक है, 23 से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है सीरीज? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, अगर कमेंट में कहेंगे आप लोग तब, और नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट है शहीद स्मारक दीवार कहाँ। अभी हम लोग सर पढ़े थे शहीद स्मारक बना था, शहीद स्मारक कहाँ बना था? श्रीनगर में बना था। ठीक है, अब ये क्या आ गया सर? अब ये आ गया शहीद स्मारक दीवार। ये क्या है? तो देखिए शहीद स्मारक दीवार बनाने की ये कहां पे बनाया जाना है? भारत यह प्रस्ताव लाया था, कहां पे बनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ में भाई। तो सर संयुक्त राष्ट्र में भारत क्या कर रहा है? तो भारत इस समय वहां के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज भारत की हैं, ये कही हैं कि मतलब शहीद स्मारक दीवार बनना चाहिए। अब बताओ उतने देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ अगर भारत की बात मान ले रहा है, इसका मतलब भारत महत्वपूर्ण है। तो भारत की बात मान लिया गया है। क्या हुआ है? जितने संयुक्त राष्ट्र संघ जो अलग अलग देशों से शांति सैनिकों को ला करके और दूसरे देशों में शांति प्रस्ताव लेके जाता है, वहां से जो सैनिक मारे जाते हैं भाई, उनका क्या होगा? अपने अपने देश में जब वो शहीद होते हैं तो उनका तो शहीद स्मारक बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कहा कि ठीक है भाई, हम एक शहीद स्मारक दीवार बनाएंगे, उस पर नाम लिखा जाएगा कि इस देश का कौन सैनिक शहीद हुआ। क्लियर है ना? कहाँ शहीद होते हैं सर? शांति सैनिक होते हैं। मतलब ये लोग क्या होते हैं, दूसरे देशों से बुलाए जाते हैं और अलग अलग देशों में जा करके शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं, समझाते हैं लोगों की आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसमें भारत अव्वल है, भारत पहले नंबर पे है इन सब कार्यों में। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण नया संसद भवन भाई देख लेते हैं। इस पे हम एक वीडियो बनाए हुए थे, देख सकते हो जाके, लेकिन यहाँ भी देख लो। नया संसद भवन जो बना है यह किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ है इसका। ठीक है, यह त्रिकोणीय संरचना है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज कार्यालय बना हुआ है, सेंट्रल लाउंज बना हुआ है। क्लियर है? अब जो लोकसभा इसमें चेंबर है, इस लोकसभा चेंबर को मोर की थीम पे तैयार किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन बनने की संभावना है, मोर की थीम पर लोकसभा चेंबर को, और राज्यसभा चेंबर को बाबू कमल की थीम पर। भाजपा अपना लेके आ गई। ठीक है, राज्यसभा चेंबर कमल के, इसलिए हम बोले ना कि आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। ठीक है, कमल की थीम पर तैयार किया गया है राज्यसभा चेंबर, और लोकसभा चेंबर मोर की थीम पर। लोकसभा चेंबर में 888 सदस्य बैठ सकते हैं, और संयुक्त सत्र अगर बुला लिया जाए तो 1282 के बैठ सकते हैं। ठीक है ना? और राज्यसभा चेंबर में 382 सदस्य बैठ सकते हैं। और क्या क्या इसमें है? यह कितने एरिया में फैला हुआ है? 6500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 65,000 मीटर स्क्वायर में, सॉरी। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है, अब जो सेंट्रल लाउंज इसमें बना है, सेंट्रल लाउंज, इसमें संसद, जो सांसद लोग हैं, संसद नहीं सांसद लोग हैं, वो बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इसमें पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं कि आप बैठ के बात कीजिए, आनंद लीजिए इसका, सेंट्रल लाउंज का। ठीक है ना? बैठ के क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। और क्या क्या इसमें है भाई? ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, और इसकी लागत जो है वो 971 करोड़ बनी है। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन पूछेगा भाई, अगर कहीं क्वेश्चन देखे तो आप जानिएगा कि इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा। बिना पढ़े तुक्का मत लगा दीजिएगा। मतलब बोल रहे हैं कि आपको अगर कंफ्यूजन हो तो वाला होगा। लागत कितना बाबू? 971 करोड़। इसका डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो देखिए, HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद की कंपनी है। HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने डिजाइन तैयार किया है। निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था सर? कोरोना में हुआ था, 20 दिसंबर 2020 को। अच्छा, सब कोरोना में अंदर थे तो ये डिजाइन स्टार्ट करवा दिए। हाँ, उसी में करवा दिए, कोई जाके विरोध नहीं कर पाया। ऐसे मजाक कर रहे हैं, विरोध कोई नहीं कर पाएगा, बढ़िया काम हुआ है भाई। 2026 तक आपको पता है कि हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट की मतलब मेंबर की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी, 2026 का बढ़ाई जाएगी, तो कहाँ रखा जाएगा? रखने के लिए जगह चाहिए ना। तो ये लागत 971 करोड़ डिजाइन एचसीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद कंपनी निर्माण कार्य 20 दिसंबर 2020 को तैयार किया गया। शिलान्यास इसका नरेंद्र मोदी ही किए और उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ही किए, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? अब देखिए इसका एरिया तो यहाँ पे बता ही दिया गया है, 65,000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। टाटा प्रोजेक्ट इसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ली थी, कौन ली थी? टाटा प्रोजेक्ट। अच्छा, बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछा चुका है क्या सर? अभी तो मई का करंट अफेयर है। अरे भाई, उस समय जब उद्घाटन किया गया था ना, तब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शो मिला था, ये पूछा था। क्लियर है? उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। 20 दिसंबर 2020 को निर्माण कार्य प्रारंभ और 28 मई 2023 को स्टार्ट करके रख दिया गया। तो ये था किससे संबंधित था? नया संसद भवन से। अब चलते हैं, अगला देखते हैं। ज्यादा नहीं ना हो रहा है, चलें अभी कि बंद करें? चलिए ये लाइन बस देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा। भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है हमको करंट अफेयर बनाने में, जानते हो क्यों? कितना यात्रा से क्वेश्चन पूछता है। इनका यात्रा हम मतलब काउंट करें अगर 10 महीने का करंट अफेयर तो 50 तो यात्रा। अब उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको याद करते जाओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा याद करना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसी में समराइज कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो इनकी यात्रा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। ये 20 से 24 जून तक यूएसए गए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए थे। ये इनकी पहली राजकीय यात्रा थी। सर राजकीय यात्रा क्या होती है? राजकीय यात्रा का ये मतलब हुआ कि उसमें मतलब वहां भी राजकीय सम्मान दिया जाएगा, मतलब संसद भवन में यहाँ भी राजकीय तरह से इनको मतलब भेजा जाएगा, उस तरह से इनकी पहली यात्रा थी। ठीक है, क्या क्या डील हुआ? तो सबसे महत्वपूर्ण डील था सेमीकंडक्टर का डील था, 5G और 6G पे डील हुआ। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स पे समझौता हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स पे क्या क्या हुआ? माइक्रो टेक्नोलॉजी यूएसए कंपनी है, ये कंपनी गुजरात में एक फैक्ट्री डालेगी, किस चीज के लिए? सेमीकंडक्टर के असेंबल करेगी। ठीक है ना? और क्या करेगी? परीक्षण संयंत्र लगाएगी। कितना मतलब बिलियन डॉलर है? 2.75 बिलियन डॉलर, मतलब कितना करोड़ रुपया होता है सर? 22,500 करोड़ रुपया का फैक्ट्री पड़ेगा। ठीक है ना? हेल ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन। ठीक है, ये सौदे पर हस्ताक्षर किया गया। ये जो मतलब हेल ड्रोन है, ये ड्रोन है एक प्रकार का, ये बहुत ऊंचाई पे एकदम मतलब जाएगा और अपना काम करके आ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये कहा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे इन सब ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। मिस्र की यात्रा पे गए थे 24 जून को। ठीक है ना? मिस्र की काहिरा में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको तो याद रख लीजिए। क्यों भाई? कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे यहाँ इस बार 26 जनवरी 2023 को कौन आए थे गेस्ट के रूप में, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना? अब यहाँ पे राजकीय सम्मान दिया गया। राजकीय सम्मान वहां का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, इसका होता है किलादत एल नील। ऑर्डर ऑफ द नाइल आप याद रखिएगा, किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। कहां से? मिस्र से। कौन दिया? काहिरा के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी दिए थे। ठीक है ना? ये वियतनाम वगैरह हम छोड़ दिए हैं। चलो कुछ समझौता देख लेते हैं। वियतनाम वाला देख लीजिए। वियतनाम, भारत और वियतनाम के अधिकारियों ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा समुद्री सुरक्षा वार्ता किया गया था, वो किसके साथ किया गया है? वियतनाम के साथ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रमुख मैट्रिक्स तथा संकेतकों का विश्लेषण करके वित्तीय समावेशन की स्थिति का आकलन किया गया अंतर्दृष्टि के द्वारा। ठीक है ना? अंतर्दृष्टि क्या है? यह एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब ऐप एक तरीके से कहिए। इसके तहत क्या किया जाएगा? जितना मैट्रिक्स होगा और संकेतक होगा, उसके आधार पर हम लोग भारत की वित्तीय स्थिति को क्या करेंगे? आकलित करेंगे, कैसा चल रहा है। वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना? 5 जून 2023 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया, इसका नाम है अंतर्दृष्टि। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसरो। ओहो, ये कौन सा है? इरसो है। ठीक है ना? इसरो नहीं है, ISRO होता है वो, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ना, तो ज्यादा दिमाग पे आ गया इसरो। इरसो, ERSO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। अच्छा, जो भी पढ़िए ना उसका करे, ये क्या कहते हैं उसको, फुल फॉर्म भी आप तैयार रखिए। ठीक है ना? ये क्या है?
तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग है। इसका लक्ष्य क्या है? भारत को विश्व के मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित करना है कि मतलब कुछ भी टूटे फूटे तो भारत जाओ। जैसे रूस यूक्रेन को पीट दे तो यूक्रेन कहाँ जाए मरम्मत कराने? भारत आए। यूक्रेन रूस को पीट दे तो रूस कहाँ आए? भारत आए। ठीक है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्थापित करने लक्ष्यों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया है इसरो को। क्लियर है? चलिए, अभी ये पहला हुआ है और ये 5 पेज और है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। 2 पार्ट में करके हम लाएंगे इसको, जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जून महीने का करंट अफेयर है बीपीएससी शिक्षक के लिए। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 लाया जाएगा अगले वीडियो में, आप देखिएगा। इस सीरीज को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही हम आपको 10 महीने कम से कम करंट अफेयर ऐसे नोट करके देंगे। और हमारी गारंटी है कि 70 to 80% हमारे ही नोट्स से करंट अफेयर रहेंगे। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज एक लाएंगे। लेकिन इस सीरीज पे अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे तब हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।